वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी मित्र? उम्मीद है सभी मित्र स्वस्थ होंगे, सब कुशल मंगल होगा। दोस्तों, हम लोग एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ। आपका दोस्त मैं अनुभव ओझा। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और यह सीरीज भी आपको निश्चित तौर पे बेहद पसंद आ रही होगी और रिवीजन के दृष्टिकोण से यह सीरीज और आपके लिए उपयोगी है। और ये सब स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत आते हैं कि जो प्रश्न भी ऐसे डिज़ाइन किए जाएं कि जो आपको ना केवल समझने में भी मदद करे बल्कि आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर करवा दे। और यह श्रृंखला उसी के अंतर्गत बनाई गई है कि कितना भी डीप अगर आयोग पूछता है, सरल पूछता है, बेसिक से एडवांस चाहे जितना पूछे, आप हर स्थिति में कंफर्ट रहेंगे और आपको जो माहौल मिलेगा वह एग्ज़ाम वाला ही मिलेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस शानदार सेशन का। लेक्चर नंबर हम लोग 8 पे पहुंच चुके हैं आज और हमें जो डिस्कस करना है इसमें देखते हैं आज के प्रश्न में क्या क्या चीज़ें कहें तो आज के पिटारे में क्या क्या है ना। तो चलिए, जैसे कि पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे और जो करेक्ट ऑप्शन है वह क्या है। तो उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन छत्तीसगढ़ मिक्स्ड फॉरेस्ट आर मोस्ट अबुडेंट इन द कांकेर रीजन में है। सबसे ज़्यादा मिश्रित वन कहाँ पे है? कांकेर रीजन में है। और द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन छत्तीसगढ़ इज फाउंड इज द सरगुजा रीजन। तो जो सरगुजा वन है वहाँ पे सर्वाधिक आपको 1% देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वन घनत्व जो है बस्तर जिले में है। तो बिल्कुल बस्तर जिले में ही है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या है? 1900 सॉरी ए बी और सी है। जो वन रिपोर्ट है अगर हम इसकी बात करें तो वन रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसको जो शुरू किया गया था वह 1987 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1987 में शुरू किया गया था। और प्रत्येक यह 2 वर्ष में, कब? प्रत्येक 2 वर्ष में इसको जारी किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही यह भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एमपी में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर तीसरा नंबर हमारा छत्तीसगढ़ ही आता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसके बारे में बताइए सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर करना है। तो यहाँ पे है जैसे जो कन्हार सॉइल है यह कंसीडर्ड द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन छत्तीसगढ़। तो कन्हार मिट्टी जो है बिल्कुल सही बात है। यह कैसी है? यहाँ की उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। यह उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलेगा और यह गहरी चिकनी मिट्टी है जिसका रंग गहरा काला या भूरा होता है। ठीक है, और कन्हार मिट्टी में मात्रा किसकी अधिक होती है? चूना की, पोटास की, एल्यूमिनियम की और लोहा की मात्रा यहाँ पे खूब देखने को मिलता है। ठीक है, और कन्हार मिट्टी में जो है फास्फेट, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म का अभाव होता है। याद रखना, भारत की जितनी भी मिट्टियाँ हैं उनमें आप देखोगे नाइट्रोजन की कमी सब में देखने को मिलेगी। और पौधों के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वह 3 होते हैं, यह आपको पता है। नाइट्रोजन है, आपको पोटेशियम है और फास्फोरस है। यही 3 एनपीके हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं ना। तो अगर यहाँ पे कन्हार मिट्टी के बारे में देखेंगे तो चारों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। तो जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? वह डी होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही जैसे भारत में देखोगे सबसे ज़्यादा कौन मृदा है? तो पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा मृदा है वह एलुवियल सॉइल है। यह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ना, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है नवीन, एक होती है पुरानी जलोढ़। तो इसको आपको ध्यान रखना है।
फिर आते हैं सही विकल्प का आपको चुनाव करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे है जैसे चित्र जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित एक अद्भुत और खूबसूरत जलप्रपात है। दूसरा है गौर घाट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कहाँ पे है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात है जो कि हंसदेव नदी पे है। टाइगर पॉइंट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट में स्थित एक पर्यटन स्थल है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको सही उत्तर बताना है क्या होगा। जितने भी मित्र हैं सभी लोगों को उत्तर करना है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर ए सही होगा। इसमें चित्रधारा जलप्रपात की बात किया जाए या गौरा घाट वाटरफॉल की बात किया जाए या टाइगर पॉइंट वाटरफॉल की बात किया जाए, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा ही कहा जाता है, जो कि यही शिवनाथ नदी पे है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। जो किसकी सहायक है, महानदी की सहायक नदी है, तो इसको भी आपको याद रखना। महानदी के बारे में भी आपको पता है कि इसको भारत का छत्तीसगढ़ का लाइफ लाइन है, तो उस चीज को भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, इसका उत्तर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर करें क्या होगा, जितने भी मित्र हैं सभी को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द अरपा रिवर इज अ मेजर रिवर फ्लोइंग थ्रू द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जो अरपा रिवर है यह आपके जो हमारा छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय गीत है, राज्य गीत है, वहाँ पे अरपा के धार है ना। तो वहाँ यह अरपा रिवर जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मेजर रिवर है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है द मनियारी रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग थ्रू बिलासपुर। तो हाँ, बिलासपुर में है मनियारी रिवर, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर द बंजर रिवर अगर बात करें कहाँ पे है, तो जो कवर्धा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यह किसकी ट्रिब्यूटरी है बंजर रिवर, तो नर्मदा नदी की है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। मुहाना कहाँ है, अरब सागर में है। यह कैसे बहती है, तो जितनी नदियां हैं वह पश्चिम से पूरब बहती हैं, लेकिन सामान्यतः दो नदियों की अगर हम बात करें तो वह भ्रंश घाटी से बहती हैं, रिफ्ट वैली से, नर्मदा और ताप्ती। और उनके बीच में आपको कौन सा पर्वत ब्लैक माउंटेन देखने को मिलता है, तो सतपुड़ा माउंटेन देखने को मिलता है ना। तो नर्मदा की सहायक कौन है ट्रिब्यूटरी, बंजर नदी है। और फिर लीगार नदी की बात करें तो यह मुख्य रूप से क्या, लीगार नदी जो है बिलासपुर में बहती है। अगर इसके बारे में बात करें तो यह बिलासपुर और रायगढ़ दोनों जगह प्रवाहित होती है। कहाँ, बिलासपुर और रायगढ़ में प्रवाहित होती है, इसको आपको याद रखना है। कहाँ पे, रायगढ़ में यह प्रवाहित होती है, ठीक है, ना कि कोंडा गांव में प्रवाहित होती है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ए, बी और सी तीनों सही उत्तर है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। ऐसे ही तो प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो इनके लिए आपकी तैयारी भी इसी लेवल की होनी चाहिए, इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी बहुउद्देशीय परियोजना है वह रविशंकर जलाशय है, जो कहाँ पे है, महानदी पे स्थित है। तो क्या रविशंकर जलाशय जो है वह सबसे छोटी परियोजना है या सबसे बड़ी परियोजना है, तो यह तो सबसे बड़ी परियोजना है ना। तो याद रखना छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो वह कौन सी है, तो आप बताओगे वह है रविशंकर जलाशय, ठीक है। और कहाँ पे स्थित है, तो महानदी पे स्थित है। तो इस तरीके से ए विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है केंद्र सरकार ने 2018 में महानदी प्राधिकरण का जो है इसका विवाद का गठन किया था।
तो क्या यह सही है? तो केंद्र सरकार ने 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। यह कोटेशन क्या है? एकदम सही है। ठीक है। फिर है महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल निकासी प्रणाली है, जो राज्य के 58.48% क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यह भी सही है, और इस डेटा को आपको याद रखना है कि कितने क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो इसको लाइफ लाइन कहते हैं, एकदम बीचों बीच से गुजरता है पूरा वह एरिया जो है ट्रिब्यूटरी वाला इसका, वहाँ पे खूब आप धान ओन देख सकते हैं उगता है। ठीक है, तो जो सही उत्तर है वह बी और सी है। फिर आते हैं यहाँ पे आपको मिलान करना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और ऐसे क्रोनोलॉजिकल प्रश्न जो हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस में खूब पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी आपकी बेहतर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर करें, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप देखेंगे जो बिलासपुर है, यहाँ पे अरपा नदी आपको देखने को मिल जाएगी। जो हमारा जगदलपुर है, जहाँ पे खूब मनाया जाता है रथ यात्रा न, तो जो जगदलपुर है, इंद्रावती रिवर यहीं से बहती है। जो दुर्ग है, दुर्ग में आपको खूब सीमेंट के कारखाने देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे शिवनाथ नदी है। और रायपुर में जो है, रायपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो खारून नदी के किनारे स्थित है, इसको आपको याद रखना है। और चांपा जिला है, अगर वह पूछा जाए तो क्या बताओगे? अगर आपसे चांपा जिला पूछा जाए तो आप बताओगे हंसदेव। कहाँ पे? हंसदेव जो है वहाँ पे आपको देखने को यह मिल जाएगा। ठीक है, तो जो सही उत्तर है वह क्या है? 1, 2, 3 और 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, मतलब सभी मिलान सही हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर करें, क्या होगा, जितने भी मित्र हैं? अब यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और वैसे ही डिजाइन। इनको आप कठिन सरलता के दृष्टिकोण से ना देखिए, यह देखना है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, आकलन करिए और बेस्ट करने की कोशिश करिए। और दूसरा चीज, जैसे कि मैंने कहा कि हमें 1 घंटे में लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ हम ज़्यादा व्याख्या में समय नहीं दे पाएंगे। यह एक तरीके से रिवीजन श्रृंखला है आपके लिए, कि आपके पास समय कम बचा है, तो कुछ नहीं पढ़ पाए हैं तो इतना ही पढ़ के आप अपना बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है चूरी जलप्रपात, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है, और ईब नदी पर एक खूबसूरत जलप्रपात बनाता है। ईब किसकी सहायक नदी है? तो ईब जो है वह महानदी की सहायक नदी है। तो क्या यह सही है? तो चूरी जलप्रपात जो है कहाँ पे है? जसपुर जिले में है। कहाँ पे है? तो कबीरधाम में नहीं है, यह जसपुर जिले में है, इसको आपको याद रखना है। कहाँ पे है? जसपुर जिले में है, तो मतलब यह गलत हो गया। दूसरा है दानपुरी जलप्रपात, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में है, और एक आकर्षक और शांत बढ़िया वाला जलप्रपात है। तो हाँ, यह सही है, दानपुरी जलप्रपात कहाँ पे है? जसपुर में है। फिर है रामदाह जलप्रपात, छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में बनास नदी पर स्थित एक सुंदर और प्राकृतिक जलप्रपात है। तो यह भी सही है। तो जो सही उत्तर होगा आपका वह बी और सी होगा। क्या होगा? बी और सी सही उत्तर है, इसको आपको याद रखना है। तो चूरी जलप्रपात पूछे या दानपुरी पूछे, दोनों कहाँ पे हैं? जसपुर में है, इनको आपको याद रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही विकल्प का चुनाव करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प क्या होगा, इसका आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का चुनाव करें। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना बेहतर आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जा रही है। जैसे राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज प्रोड्यूस इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी, तो बिल्कुल इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ के धान का कटोरा कहा जाता है।
राइस कल्टीवेशन टेक्स प्लेस ऑन अप्रॉक्सीमेटली 67% ऑफ द टोटल कल्टीवेशन लैंड इन छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल सही बात है। और राइस इज कल्टीवेटेड अबाउट 3.6 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड छत्तीसगढ़, और द राइस क्रॉप इज सो एट द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। तो वही है, खरीफ की फसल है तो रेनी सीजन में ही बोया जाएगा ना। तो और यहाँ के संस्कृत में भी आप देखेंगे तो जो राइस है खूब रची बसी है और खूब होता है, जैसे भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं, जैसे खाद्य उत्पादन होता है, वैसे वहाँ की संस्कृतियों का भी विकास होता है। इसीलिए बहुत गहराई से यह जुड़ा हुआ है। सभी उत्तर इसके सही हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करें, सभी मित्र को उत्तर करना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 में आए तो आप देखेंगे कि जो इसका सही उत्तर है, द बंगाल नागपुर कॉटन मिल। कब? तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन छत्तीसगढ़। कौन? बंगाल नागपुर कॉटन मिल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। दूसरा है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना बॉम्बे के जेवी मैकबेथ ब्रदर्स ने की थी। किसने किया था? बॉम्बे के जेवी मैकबेथ ब्रदर्स ने किया था। इसको भी आपको याद रखना है। फिर तीसरा है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना 1861 में हुआ था। अब यही पे पेंच है, क्या यह 1861 में हुआ था? तो नहीं, यह 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862 आपको याद रखना है। कब हुआ था? 1862 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजनांदगांव जो है वहाँ पे आपको यह देखने को मिलेगा। इसको आपको याद रखना है। तो यह सही उत्तर क्या है? ए और बी इसका एकदम सही उत्तर है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन तेल निकालने के प्लांट रायगढ़, रायपुर और बिलासपुर जिलों में है। क्या यह सही है? जो सोयाबीन के प्लांट हैं वह कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं छत्तीसगढ़ में? जबकि छत्तीसगढ़, एमपी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? तो ये जो है सोया स्टेट एमपी को बोला जाता है। और सोयाबीन ऐसी फसल है जहां जिसपे सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यह रिफाइंड ऑयल निकलता है इससे, सोयाबीन, तो रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर में है क्या? तो यही गलत है, बल्कि दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में है। कहाँ पे है? रायगढ़ में नहीं है, बल्कि यह दुर्ग में है। कहाँ पे है? दुर्ग में है। इसको आपको याद रखना है। तो दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में है। और छत्तीसगढ़ में एकमात्र जूट उद्योग फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? वह आपको रायगढ़ में देखने को मिलेगा। तो यह सही है। और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है? तब बताओगे, वह वेस्ट बंगाल है। इस समय भारत कर रहा है, राज्य में देखोगे तो वेस्ट बंगाल खूब कर रहा है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग की स्थापना जो है 1935 में हुई थी। तो यह क्या है? सही उत्तर है। तो इसका जो सही उत्तर हुआ वह क्या हुआ? तो आप बताओगे इसका सही उत्तर जो है बी और सी है। क्या है? बी और सी इसका सही उत्तर है, अर्थात बी विकल्प सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ इसका सही उत्तर करना है आपको। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर करें, क्या होगा? जितने भी मित्र हैं सभी लोगों को इसका उत्तर करना है, ठीक है। अब जैसे देखें को छत्तीसगढ़ में जो है कैचू इंडस्ट्री जो है कहाँ पे है डेवलप्ड? तो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी ना पिछली क्लास में। और खैरवार जनजाति जो है यह इसी खैर की लकड़ी से निकाला जाता है, और खैरवार जनजाति भी इसी से जुड़ी हुई है। तो यह विकल्प एकदम सही है। फैक्ट्रीज फॉर एक्सट्रैक्टिंग, जिसमें आप देखेंगे हर्रा आर
एस्टेब्लिश्ड इन द धमतरी एंड रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। वहीं पे द नंबर ऑफ राइस हुलिंग मिल्स इन छत्तीसगढ़ इज अप्रोक्सीमेटली 700। तो जो आपको देखना है कि जो भूसी निकाली जाती है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर धान ज़्यादा हो रहा है तो राइस मिल भी खूब स्थापित किए जाएंगे। तो लगभग आपको 700 राइस मिल कहाँ देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है। और कत्था कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो सरगुजा जिला को जरूर याद रखना है। तो जो सही उत्तर है वह ए, बी और सी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर करना है, यहाँ पे जैसे है कि रगड़ा टूटना, विचार सीमित होना, क्या यह सही है? अंडे सेना मतलब घर में व्यर्थ बैठकर समय गंवाना, तो यही होगा ना। अंडे सेना का मतलब क्या है? घर में बैठकर व्यर्थ में समय गंवाना ही अंडे सेना है। फिर आँखी के पुतरी होना मतलब बहुत प्यारा होना। कोचई कांदा होना, कोचई कांदा मतलब क्या होता है? विचार सीमित होना। कांदा हो गया, एकदम चहला मच गया। तो कोचई कांदा मतलब का अर्थ क्या होता है? विचार का सीमित होना होता है। और जो है पस्त होना मतलब क्या है? रगड़ा टूट जाना। कहते हैं ना यार, रगड़ के मेहनत करोगे तभी जो है आगे बढ़ पाओगे, इतना पढ़ो कि पस्त हो जाओ, तो ऐसा बोला जाता है ना। तो उसको आपको ध्यान रखना है। अंडे सेना, घर में व्यर्थ बैठना, आंखों का पुतरी होना। अगर आंख ही नहीं रहेगी तो देखोगे क्या ना, तो इसीलिए प्यारा होना है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे भी आपको छत्तीसगढ़ ये आना है और उसका अनुवाद करना है कि इसका सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो 13 का उत्तर करें क्या होगा? तो जैसे कहा जा रहा है सही विकल्प क्या होगा? तो जेकरा खाए तेकरा गाए, इसका मतलब क्या है? जिसका खाना उसका गाना। क्या होगा? जेकर खाए तेकर गाए, जिसका खाओ उसका गाओ, यही होता है। फिर है केहे आन करे आन, कथनी और करनी में क्या होता है? अंतर होता है ना। फिर कहिले करई बने अंतर, तो कहने और करने में क्या होता है? अंतर होता है। गांधी जी के कथनी और करनी में अंतर नहीं था। और यही समझाया जाता है कि जो आप अंदर से हैं वही आप बाहर से भी होने चाहिए। और सही है क्या? केरा कस पान हालत है केले की पत्ती की तरह हिलना, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी वही छत्तीसगढ़, यह पहेलियाँ हैं अर्थात जनौला है। और इसको जनौला को आपको जानना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो पढ़िए और उत्तर करिए इस जनौला का और बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सभी का उत्तर करना है। जैसे है बीच तरिया में टेढ़गी रुख, तो बीच तरिया में टेढ़गी रुख, इसका मतलब क्या होता है? बीच तरिया में टेढ़गी रुख मतलब चिंगारी होता है ना। इसको क्या कहते हैं? टेढ़गी रुख को चिंगारी कहते हैं। पानी के तीर तीर चर बोकरा, पानी अटागे मर बोकरा, तो क्या इसका सही उत्तर होगा? तो पानी के तीर चर बोकरा, पानी अटागे मर बोकरा मतलब जो है दिया ऐसे ही बनाया जाता है, बोतल वोतल में ऐसे कर लेते हैं, उसमें ढक्कन लगा होता है, फिर इसी से जलाते हैं, पानी भरा होता है। तो पानी के तीर तीर चर बोकरा, पानी अटागे मर बोकरा, जैसे ही इसका यह तेल खत्म हुआ वैसे ही यह जो है खत्म हो गया, मर गया ना। तो जो इसका सही उत्तर है वह दिया है। ठीक है, फिर है नान चून टूरा, कूद कूद के पार बांधे। क्या? नान चून टूरा, कूद कूद के पार बांधे। तो क्या है नान चून का टूरा और कूद कूद के पार बांधे?
आप जब सिलाई करते हो तो कूद कूद के उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह सिलाई करते हो ना, किससे करते हो? सुई से करते हो। तो यह उसी के बारे में बोला जा रहा है, यह सुई के बारे में बात हो रही है। फिर है करिया बैला बैठे हैं, लाल बैला भागत हैं। तो यह आगी के बारे में है। किसके बारे में है? आगी के बारे में है कि जब जल रहा है तो वह क्या हो रहा है? भाग रहा है। और जो उसमें ईंधन रखा, जो राख है, वह वैसे ही शांत है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है यहाँ पे आपको बताना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर करें। तो जैसे है यहाँ पे पंथी फोल्क डांस इज ए स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस डांस ऑफ द सतनाम, जो है सेक्ट सेक्ट या संत जो है वहाँ पे होता है। तो हाँ, उसी से जुड़ा यह जो पंथ है, सतनामी पंथ, उसके द्वारा किया जाता है। पंथी फोल्क डांस इज परफॉर्म्ड while सिंगिंग पंथी सॉन्ग्स विच डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गुरु घासीदास। तो जो गुरु घासीदास है उनके जीवन से संबंधित इसमें चीजों को शामिल किया गया है। द मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसका क्या होता है? तो वह है पंथी फोल्क डांस आर द मंदार एंड झांझी। क्या है? मंदार और झांझी जो है इसका मेन इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको गा गा बजा बजा के लोग क्या करते हैं? गुरु घासीदास के जीवन का वर्णन करते हैं। और एक यह पुरुष प्रधान नृत्य है जो जैत खंभ के पास किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जैत खंभ के पास किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। इसको आपको याद रखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसका उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का जैसे इसमें कहा जा रहा है कि राउत नाच के बारे में, तो यह कब किया जाता है राउत नाच? तो कहा जा रहा है होली के दौरान। तो नहीं, यह राउत नाच छत्तीसगढ़ के जो यादव समुदाय हैं उनके द्वारा किया जाता है। और होली में नहीं, यह दीपावली में किया जाता है। देव उठानी एकादशी के समय किया जाता है। तो याद रखना, यह होली के समय नहीं, दीपावली के समय किया जाता है, यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। फिर है राउत नाच में राउत लोग विशेष पोशाक पहनते हैं और सजी धजी लाठियां लेकर चलते हैं और समूह में गाते हैं और नृत्य करते हैं। तो क्या यह सही है? तो हाँ, यह सही है। और गांव के प्रत्येक घर में राउत नाच करने के बाद गृह स्वामी की समृद्धि की कामना करते हुए पद गाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो यह भी सही है। तो जो इसका सही उत्तर है वह क्या होगा? बी और सी होगा। इसको आपको याद रखना है। फिर आते हैं, यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। यहाँ पे है गैंडी जो है इसको मेड फ्रॉम बैम्बू, इसको जो है बांस से बनाया जाता है। गैंडी को किससे बनाया जाता है? बांस से बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है इसमें कि गेंडी में बांस का एक क्षैतिज टुकड़ा नीचे से लगभग 1 फुट की दूरी पर 2 लंबे बांस के खंभों से बांधा जाता है और इसी को पौआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौआ कहा जाता है। और बांस के 2 खंभों के पौआ पर दोनों पैर रखकर संतुलन बना के चलना होता है। तो जो है पैर में से बांध के जो चलते हैं ना, खूब लंबे लंबे लोग लगते हैं उसमें, तो वो इसी से रिलेटेड है। तो यह इसको तीनों ए बी सी तीनों सही उत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर करना है। 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो जैसे कहा जा रहा है मंदारी लोक नृत्य मुरिया ट्राइब द्वारा किया जाने वाला एक मनोरंजन उन्मुख नृत्य है जो मुख्य रूप से एक घोटुल में किया जाता है। तो याद रखना, मंदारी लोक नृत्य कहाँ? मुरिया। तो यह भी पूछा जाता है कि घोटुल जो है यह किस ट्राइब से संबंधित है? तो मुरिया ट्राइब से संबंधित है घोटुल। इसको भी आपको ध्यान रखना है। However, currently the Mandari folk dance is also performed on various occasions such as wedding and festival। तो आजकल सब विभिन्न जो शुभ अवसर होते हैं वहाँ पे इसको अब किया जाता है। और मांदरी लोक नृत्य के दौरान महिलाएं गीत गाती हैं जिन्हें मरम पाटा गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरम पाटा गीत कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसके सभी विकल्प ए बी और सी सही हैं। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर करें क्या होगा?
तो यहाँ पे है जैसे द मोस्ट प्रोमिनेंट फोल्क सॉन्ग ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इज द कर्मा सॉन्ग। तो बिल्कुल सही बात है, सर्वप्रमुख नृत्य जो है कर्मा गीत ही है यहाँ। फिर है द कर्मा सॉन्ग इज सोंग अलोंग विद द कर्मा डांस, तो उसके साथ ही इसको गाया जाने वाला गीत है, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ में उपनयन संस्कार के अवसर पर किया जाने वाला गीत बरुआ गीत होता है। जब जनेऊ, उपनयन मतलब जनेऊ जब पहनाया जाता है तो इसी को क्या है उपनयन संस्कार कहते हैं, और सामान्यतः बोली भाषा में इसको बरुआ भी कहते हैं कि लड़के का आज बरुआ है। तो बरुआ के बिना शादी नहीं होती है हिंदू परंपरा में सामान्यतः, बाकी हर जगह के और अन्य परंपराएं हैं। सामान्यतः यह है कि 9 से 11 साल के अंतर्गत हो जाना चाहिए, लेकिन आप अब देखते होंगे कि कई जगह जब शादी होती है उसके पहले ही करते हैं, ठीक है। तो उसी समय किया जाता है, यह सही है। और बरुआ गीत के माध्यम से समारोह में भाग लेने वाला लड़की अपने रिश्तेदारों से भिक्षा मांगती है, तो लड़की नहीं होता है, लड़का का बरुआ होता है। हालांकि हमारे यहाँ जो उपनयन संस्कार है अगर देखा जाए तो अगर वैदिक पीरियड में देखेंगे तो वह लड़का लड़की दोनों के लिए था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो अब जो है लड़का से ही संबंधित है, बरुआ का मतलब ही लड़का होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो जो सही उत्तर है वह ABC है, डी जो है गलत उत्तर है, ठीक है। फिर आते हैं 20 में, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है, इसके बारे में बताना है सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर करें। तो जैसे है दादरिया इज कंसीडर्ड द किंग ऑफ छत्तीसगढ़ फोल्क सॉन्ग, तो जो दादरिया है इसको छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, लोक गीतों का राजा कहते हैं। बहुत प्रसिद्ध है और पूछा भी गया है एग्जाम में, तो एकदम सही उत्तर है। ददरिया सॉन्ग वर सुंग बाय मेन और वुमेन इन द विलेज ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी फील्ड्स, तो जब गाया कब जाता है, तो जब हार्वेस्टिंग की जाती है धान की तब उस समय गाया जाता है। फिर है इसमें गम्मत गीत, कौन सा गम्मत गीत छत्तीसगढ़ राज्य में रक्षाबंधन के अवसर में गाया जाता है। तो जो यह गीत है क्या रक्षाबंधन के अवसर पे गाया जाता है, नहीं, गणेश महोत्सव के समय, गणेश पूजा के समय गाया जाता है। तो इसको याद रखना है, यह कब गाया जाता है, तो जब गणेश पूजा होती है, गणेश महोत्सव होता है, उस समय यह गाया जाने वाला वो है गीत, कौन सा, गम्मत गीत, इसको आपको याद रखना है। और गम्मत गीत में हिंदू देवी देवताओं की स्तुति की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है, तो यह एकदम सही उत्तर है। तो जो विकल्प सही हुआ वह क्या हुआ, A, B और D सही हुआ, अर्थात A इसका सही उत्तर है, ठीक है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। 21 का उत्तर करना है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर आपको बताना है और गलत विकल्प का यहाँ पे चुनाव करना है, ठीक है। तो क्या गलत विकल्प है, तो जैसे ताता पानी महोत्सव है, पूछा जा रहा है यह ताता पानी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, क्या यह मुंगेली जिला में मनाया जाता है, नहीं, तो फिर कहाँ मनाया जाता है, तो यह बलरामपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो आप बताओगे जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जो मनाया जाता है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहाँ पे मनाया जाता है, तो बलरामपुर में मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। तो ये बलरामपुर होगा, ठीक है। बाकी सब सही है। कुदरगढ़ महोत्सव सूरजपुर में है, रामगढ़ महोत्सव सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है, और सिरपुर फेस्टिवल जो है महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में है। और सिरपुर जो है यहाँ पे आप देखेंगे इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ पे आपको विभिन्न देवी देवताएं सभी धर्मों के मिल जाएंगे, बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म सभी के एक पास में ही आपको कई पौराणिक स्थल मिल जाते हैं, इसलिए इसका विशेष धार्मिक महत्व भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, तो इसका सही उत्तर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर करना है, तो जैसे है कैरविंग वेरियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम वुड इज फेमस आर्ट फ्रॉम द रायपुर, तो यह रायपुर का नहीं है, आप बताओ कहाँ का है।
और छत्तीसगढ़ राज्य की लौह नगरी भिलाई है, जहाँ पे दक्षिण भारत की अधिक संख्या है। वहाँ दक्षिण भारतीय संगीतों का एक प्रमुख केंद्र भी स्थापित है। सही बात है। छत्तीसगढ़ में अन्न भंडार को कोठी या ढोली कहा जाता है। जो बड़े आकार के भंडार होते हैं उनको हम ढाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाबा कहते हैं। तो लकड़ी के जो गढ़ के विभिन्न चीजें बनाई जाती हैं वह बस्तर अंचल में बनाई जाती हैं। कहाँ पे? बस्तर में बनाई जाती हैं, न कि रायपुर में। तो इसको याद रखना, कहाँ पे? बस्तर को आपको याद रखना है, दक्षिण में है ना एकदम। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का चुनाव करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे आओगे आप, तो बिलासपुर में 1978 में प्रतिवर्ष देव उठनी एकादशी के दिन देवकी नंदन सभागार में राउत नाच नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो हाँ, एकदम सही बात है, किया जाता है। दूसरा है रैला लोकगीत, छत्तीसगढ़ की जो गोंड जनजाति है, क्या उसके द्वारा किया जाता है? तो नहीं, यह छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति के द्वारा नहीं, बल्कि मुरिया जनजाति के द्वारा। कौन? मुरिया ट्राइब के द्वारा किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। किसके द्वारा किया जाता है? जो मुरिया ट्राइब है उसके द्वारा किया जाता है, एक प्रमुख लोकगीत है। और घोटुल पाटा छत्तीसगढ़ में कुछ आदिवासी समुदायों के बीच मृत्यु गीत गाने की परंपरा को क्या करता है? संदर्भित करता है। तो हाँ, यह कथन जो है सही है। तो जो सही विकल्प है वह क्या हुआ? ए और सी इसका सही उत्तर हुआ। फिर आते हैं 24 क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको गलत विकल्प का चुनाव करना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर ऐसे प्रश्न हमें फंसा देते हैं और यह प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। तो जैसे कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना है 1956 में किया गया था। तो हाँ, 1956 में ही किया गया था, एकदम सही है। फिर छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड की स्थापना 1967 में किया गया था। तो हाँ, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड की स्थापना कब किया जाता है? 1967 में किया जाता है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना है, क्या यह भी 1929 में होती है? क्या नहीं? तो फिर कब होती है? तो आप बताओगे, यह 1923 में होती है। कब होती है? 1923 में छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना होती है, इसको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन की स्थापना जो है 1920 में होती है, इसको भी आपको याद रखना है। और जो नहर सत्याग्रह भी है, कंडेल नगर सत्याग्रह भी, वह भी 1920 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और गांधी जी भी जब आते हैं तो 1920 के आसपास भी वह आते हैं रायपुर में, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर करें, क्या होगा? तो यहाँ पे आएंगे, थ्रू द एफर्ट ऑफ वामन राव लाखे द कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन रायपुर 1913। एकदम सही उत्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पास्ड अवे इन 1954। ठाकुर प्यारेलाल सिंह इज ऑनर्ड एज द फादर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन छत्तीसगढ़। तो ठाकुर प्यारेलाल को क्या माना जाता है? कोऑपरेटिव मूवमेंट का जनक माना जाता है छत्तीसगढ़ में। और हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी शहीद माना जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, यह एकदम सही उत्तर है। तो जो सही उत्तर है वह क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 25 का, या डी एकदम सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, यहाँ पे आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर करना है आप सभी मित्रों को। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे है, सोना खान बलौदाबाजार जिले के वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है। तो बलौदाबाजार के वीर नारायण सिंह को बिल्कुल पहला शहीद माना जाता है, यह एकदम सही उत्तर है।
रायपुर के रामदयाल तिवारी जी को 1939 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर गांधी मीमांसा की इन्होंने रचना किया था। तो क्या इन्होंने रायपुर के कौन रामदयाल जो हैं 1939 में नहीं 1935 में प्रभावित होकर, कब 1935 में प्रभावित होकर इन्होंने गांधी मीमांसा की रचना की। तो यह भी पूछा जा सकता है गांधी मीमांसा की रचना किसने किया है, तो आप बताओगे रामदयाल तिवारी जी हैं। फिर है 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर के मुंशी अब्दुल रऊफ मोहवी बहुत बड़ी पर्सनालिटी रहे हैं, यह 9 महीने की कैद की सजा पाए थे। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जो सही उत्तर है 1 और 3 है, अर्थात ए और सी है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे 1857 की अगर बात करेंगे, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश हैड एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग एंड सपोर्टिंग द फ्यूडल सिस्टम इन इंडिया। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने यह प्रथा शुरू किया, सामंती व्यवस्था। अंडर द फ्यूडल सिस्टम, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजनंदगांव वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ प्रिंसली स्टेट बना दिया गया, बिल्कुल बना दिया गया। 1879 में महंत घासीदास को राजनंदगांव का शासक प्रमुख नियुक्त किया, यह भी सही है। 1922 में छत्तीसगढ़ के धमतरी तहसील के कंडेल गांव के किसान ने नहर के पानी के विवाद को लेकर अहिंसा के रास्ते पे चलने का फैसला किया था। तो यह क्या सही है। तो अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया गया था कि यह 1920 के सत्याग्रह की घटना है। कब की, 1920 में यह घटना हुई थी। इसको आपको कंडेल सत्याग्रह नहर को लेकर, पानी को लेकर हुआ था, इसको याद रखना है। तो जो सही उत्तर है वह ए, बी और सी है। फिर है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या होगा। तो काकती संबंध राजवंश जो है, इस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कौन है। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना, अन्नम देव बारसूर। किसने, अन्नम देव ने कहाँ पे, बारसूर में किया था काकतीय राजवंश की स्थापना। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काकतीय राजवंश ने बस्तर में 613 वर्षों तक शासन किया था, जो 1324 से 1780 ईस्वी तक बना रहा। तो इसको भी आपको याद रखना है। और 1711 से 1731 तक काकतीय राजवंश के एक शासक राजपाल देव ने शासन किया था, यह भी सही है। और राजपाल देव अन्नम देव के वंशज नहीं थे, लेकिन रानी के भाई ने राज्य की गद्दी उन्हें सौंप दी थी। तो यह भी कहानी सही है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर करें आप। तो कन्हर देव प्रथम की मृत्यु के पश्चात जय सिंह शासक बना था, और सोनार पाल शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया था, एकदम सही उत्तर है। दूसरा, 1208 ईस्वी के बारसूर शिलालेख में राजभूषण सोमेश्वर का उल्लेख है, जिसे इतिहासविदों ने सोमेश्वर देव द्वितीय माना, यह भी सही है। हरिश्चंद्र देव नागवंश का पहला शासक है, नहीं, यह अंतिम शासक था। क्या था, अंतिम शासक था, न कि पहला शासक था। इसको आपको याद रखना है। और वारंगल के चालुक्य शासक अन्नम देव ने उसे हराकर चक्रकोट पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो यह सही उत्तर है। तो ए, बी और डी इसका सही उत्तर है। क्या है, ए, बी और डी इसका सही उत्तर है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कांकेर क्षेत्र में सोमवंशी शासनकाल के कुल 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो क्या यह सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर करें। तो कुल 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, एकदम सही उत्तर है। फणिनाथ वंशी राजा मोनिंद देव को कलचुरी राजवंश ब्रह्मादेव ने पराजित किया था, सही है। और तीसरा है पृथ्वीदेव द्वितीय रत्नपुर शिलालेख में वल्लभ राज के द्वारा रेवंत का मंदिर बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। तो यह भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वह ए, बी और सी तीनों सही उत्तर है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इस प्रश्न में
कि जैसे है कि महाशिव तीवर देव के 3 ताम्रपत्र राजिम, बालोद और बोड़ा से प्राप्त हुए थे, तो प्राप्त हुए थे, यह सही है। पांडुवंश या जो सोमवंशी शासकों का शासन काल रहा है, वह यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह 5वीं शताब्दी है, तो वह 5वीं शताब्दी नहीं है, बल्कि वह 6ठी शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है? 6ठी शताब्दी है, उसका समय रहा है। और खास बात यह रही है कि यह 36 युग का इन शासकों का जो रहा है शासनकाल, वह छत्तीसगढ़ के लिए स्वर्ण युग रहा है। ठीक है। मुगल गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ शिलालेख है, उसमें महाराज महेंद्र के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो जो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त है, इनका जो शिलालेख मिला हुआ है प्रयाग प्रशस्ति, यह असल में किसका था? तो आप देखेंगे कि यह अशोक का था, और उसमें कई जो राजा हैं उनके उसमें शिलालेख उत्कीर्ण मिलते हैं। और उसको तैयार किसने किया था? तो हरिसेन ने तैयार किया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। वो प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने किया था? तो उनके दरबारी कवि थे हरिसेन, उनके द्वारा यह किया गया था। और आपको पता होगा कि जो समुद्रगुप्त हैं, इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और वीणा बजाने में काफ़ी यह भी पारंगत व्यक्ति थे। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा? ए और सी होगा। ठीक है। आइए अगले उत्तर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर करें आप लोग, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर करें, क्या होगा? अगर 32 देखेंगे तो जैसे कहा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। द कोरवा ट्राइब इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। तो जो कोरवा है यह 2 उपसमूहों में बटा है। हाँ, बटा हुआ है। दोज हु लाइव परमानेंटली इन डी आर कॉल्ड दिहाड़ी कोरवा। उनको क्या कहा जाता है? दिहाड़ी या डिहारी कोरवा कहा जाते हैं, जो डीह में रहते हैं। दोज मेंबर ऑफ द कोरवा ट्राइब हु लीड अ nomadic life moving from one hill to another in search of hunting ground and forest produce are called पहाड़ी कोरबा। तो यह भी सही है। तो इस तरीके से देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? ए, बी और सी तीनों सही उत्तर हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। यहाँ पे भी आपको सही विकल्प का क्या करना है? चुनाव करना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? 33 का अगर देखेंगे तो जैसे द कमार ट्राइब के बात किया जा रहा है। जो कमार ट्राइब है, यह कहाँ पे निवास करती है, कहाँ पे रहती है? तो रिसाइडेज इन टोटल ऑफ 11 डेवलपमेंट ब्लॉक अक्रॉस द रायपुर, धमतरी, महासमुंद एंड कांकेर डिस्ट्रिक्ट में। और भारत सरकार द्वारा इनको क्या दिया गया है? पीवीटीजी ग्रुप का दर्जा दिया गया है, कमार जो समुदाय हैं। और इनका कमार ट्राइब ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू जो है विकास खंड, इनका अगर देखेंगे तो यह ग्राम जो देव डोंगर है वहाँ से होती है। कहाँ से होती है? देव डोंगर से होती है। अर्थात यह भी ए, बी और सी तीनों क्या हैं? सही कथन है। किसके बारे में? कमार जनजाति के बारे में। याद रखना, इनको जैसे बैगा को पीवीटीजी ग्रुप में रखा गया है, वैसे कमार जनजाति को भी पीवीटीजी ग्रुप में रखा गया है। आदिम पिछड़ी हुई जनजातियां, जिनके लिए संकट बना हुआ है, इनके अस्तित्व का संघर्ष चल रहा है। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। यहाँ पे भी आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर करें आप लोग। तो 34 देखेंगे तो जैसे कहा जा रहा है द बिरहोर आर माइनॉरिटी एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़। तो हाँ, यह भी अल्पसंख्यक अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। बिरहोर भी, बहुत स्थिति इनकी भी खराब है। और यह कहाँ पे पाई जाती हैं? तो आप देखेंगे ये फाउंड इन द जसपुर हुआ, रायगढ़ हुआ, कोरबा हुआ, बिलासपुर हुआ, वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और यह जो है किससे संबंधित हैं? तो जो बिरहोर ट्राइब इज कंसीडर्ड टू बिलोंग टू द कुलेरियन ग्रुप ऑफ ट्राइब्स, उनसे संबंधित है। अर्थात ए, बी और सी इसका भी क्या है? सही उत्तर है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, तो करिए। 35 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर करें। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन ही चुनना है। तो जैसे भात्रा ट्राइब के बारे में, जो भतरा ट्राइब है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह कहाँ निवास करती है। तो आप देखेंगे जैसे बस्तर हुआ, रायपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ, छत्तीसगढ़, वहाँ छत्तीसगढ़ में ये निवास करते हैं। वहीं जो मडिया या माड़िया ट्राइब है, अगर इसकी बात करें तो यह कहाँ पे निवास करती है? तो आप बस्तर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ स्टेट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मड़िया कहाँ पे है? बस्तर में है। भतरा कहाँ पे है? रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऐसे ही अगर हम मुरिया ट्राइब की बात करें, मुड़िया की, तो यह भी जो निवास करती है, कहाँ निवास करती है? बस्तर में निवास करती है। तो इसका मतलब यह भी उत्तर क्या है? ए, बी और सी तीनों सही उत्तर है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट विकल्प को चुनना है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको चुनना है, और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, 36 का आपको गलत उत्तर चुनना है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो जैसे कहा जा रहा है कि जो राजस्थान है, यह लेड के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान लेड में है, राजस्थान जिंक में है, राजस्थान चांदी में है, वहाँ पे उसकी मेन भूमिका है। और अहम स्थान इसका जो है वह एमपी के बाद तांबे में भी है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो यूरेनियम का उत्पादन जो है एमपी में नहीं होता है, बल्कि यह होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे होता है, न कि एमपी में होता है। ठीक है। एमपी का जो मलाज खंड क्षेत्र है, वहाँ आप देखोगे तो वहाँ पे आपको खूब तांबे का उत्पादन का बालाघाट एरिया मिल जाएगा। पन्ना जो जिला है, वहाँ पे आपको हीरे का उत्पादन मिल जाएगा, लेकिन यूरेनियम का नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जाओगे तो ललितपुर में आपको यूरेनियम के भंडार मिल जाएंगे। और छत्तीसगढ़ भारत में टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हाँ, टिन का सबसे बड़ा उत्पादक छत्तीसगढ़ ही है, यह क्लियर है। और राजस्थान भारत में जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसका उत्तर करना है आपको। तो यहाँ पे जैसे है छत्तीसगढ़ में, तो हाल ही में हरियाणा के पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित चौथी फास्ट फिफ्थ सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की महिला टीमों ने कांस्य पदक जीता है, यह एकदम सही है। छत्तीसगढ़ के वर्नापारा वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 5 दशकों बाद स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुके काले हिरणों की आबादी को पुनर्जीवित किया गया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। 13 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित चौथे इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप समिट रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन को राष्ट्रीय इंक्यूबेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह भी सही है। और छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 2022 में 17 से बढ़कर 2025 में 35 हो गई, तो इसको मत भूलिएगा ये डेटा को। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया जाता है, इसको याद रखना है आपको। और प्रोजेक्ट चीता से कंफ्यूज मत करिएगा। प्रोजेक्ट चीता जो है वह अभी हम दक्षिण अफ्रीका से ला रहे हैं ना, अफ्रीकन कई देशों से, तो वहाँ पे वह प्रोजेक्ट चीता है जो 2022 से चलाया जा रहा है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 से चल रहा है, तो दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। टाइगर स्टेट सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है? तो वह एमपी में है। और यहाँ काउंट याद रखना, 2025 में छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 35 है, इनको आपको नहीं भूलना है। फिर है जैसे क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ का उत्तर करिए आप लोग क्या होगा।
38 का उत्तर करें क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे है, ऑन द ओकेशन ऑफ द स्टेट सिल्वर जुबली फाउंडेशन डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड छत्तीसगढ़ न्यूज असेंबली बिल्डिंग इन नवा रायपुरा नवंबर 1 2025 एकदम सही है। पुलिस कॉमरेशन डे हैज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड छत्तीसगढ़ ऑन अक्टूबर 21 है, ठीक है, 2025, पेइंग ट्रिब्यूट टू द पुलिस एंड सिक्योरिटी पर्सनल हु सेक्रीफाइड देयर लाइफ्स इन लाइन ऑफ ड्यूटी। फिर है द बस्तर ओलंपिक हैज रिसेंटली नाउ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम ग्रांटिंग इन नेशनल लेवल स्टेटस। तो यह भी सही है। तो इसमें गलत क्या है, केवल बी गलत है। तो जो सही उत्तर होगा वह ए और सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 39। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर करें आप लोग। देखिए, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यह क्लास जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं रहेगी ना, क्योंकि हमें स्मार्ट तरीके से अब हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन के रूप में ले रहे हैं। तो यह एक रिवीजन श्रृंखला के रूप में ही पूरी क्लास चल रही है, और ज़्यादातर आपको यहाँ व्याख्यात्मक खुद ही प्रश्न बनाए गए हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 12 जुलाई 2001 को किया गया था, बिल्कुल किया गया था, सही है। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय रायपुर में है, बिल्कुल रायपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय है, तो यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है, उपरोक्त सभी है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग देखेंगे 92 में आ रहा है, आप मानवाधिकार आयोग देखेंगे तो 92 में आ रहा है न। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आ रहा है। पॉक्सो एक्ट जो है 2012 में आ रहा है। तो यह भी आपको याद रखना है कि कौन कब आ रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें, यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर करें, क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे द छत्तीसगढ़ स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑन नवंबर 12 2000, एकदम सही है। द हेडक्वार्टर ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन इज लोकेटेड इन रायपुर, यह भी सही है। द छत्तीसगढ़ स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन इज स्टेचुरी बॉडी, बिल्कुल स्टेचुरी बॉडी है। तो इसका जो सही उत्तर है वह भी क्या हो जाएगा, ए बी और सी सही उत्तर है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, यहाँ सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही विकल्प का आपको चुनाव करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जैसे कहा जा रहा है, छोटेलाल श्रीवास्तव ने 1925 में, कब, 1925 में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, जो क्षेत्रीय शिक्षा और संस्कृत को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम था, एकदम सही बात है। शंकर राव गनौदवाले ने 1930 में रायपुर के हिंदू स्कूल में उद्योग मंदिर की स्थापना की थी, जहां वन सत्याग्रहियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर है ठाकुर छेदीलाल का जन्म 1889 में जांजगीर चांपा जिले के अकलतारा नामक स्थान में हुआ था, यह भी सही है। बैरिस्टर छेदीलाल छत्तीसगढ़ के पहले बैरिस्टर थे, तो यह भी सही है। तो अच्छा, डी इसका जो सही उत्तर है ये गलत है। इनका जन्म जो हुआ था 86 में हुआ था, कब हुआ था, 1886 में जांजगीर चांपा में हुआ था। अब इसका सही उत्तर होगा ए बी और डी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर आपको करना है। तो यहाँ पे जैसे है,
धमतरी जिले के नारायण राव मेघावाले ने 1911 में धमतरी में पहली बार गणेश उत्सव का आयोजन किया था। 1914 में नाथूजी जगताप ने धमतरी में कृषि सहकारी बैंक की स्थापना की थी, जिसने किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान की थी और कृषि क्षेत्र में सुधार किया था। सही है यह। फिर है माधवराव सप्रे, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लेखक हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? दमोह में हुआ था, पथरिया गांव में। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम कहानियों में स्थान रखती है, तो उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, इसका उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर करें क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे है कहा जा रहा है कि जो गुंडाधुर ध्रुवा हैं, गुंडाधुर बिलोंग टू द ध्रुवा ट्राइब एंड लिव्ड इन नेतनर विलेज ऑफ बस्तर। तो ये नेतानार के विलेज के ही थे, बस्तर में है, एकदम सही है। डॉक्टर खूबचंद बघेल हैड ऑर्गेनाइज्ड द छत्तीसगढ़ महासभा इन 1956 विच वाज हेल्ड इन राजनांदगांव, यह भी सही है। इन 1952 मिनी माता had become the first woman member of parliament from छत्तीसगढ़ elected from रायपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, तो यह भी सही है। तो तीनों कथन सही है, इसको जरूर ध्यान रखना और खासकर ये वाला आपको जरूर याद रखना है। ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है क्योंकि ये पर्सनालिटियों से संबंधित जो है प्रश्न हमारे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो उस लेवल को हमें बना के रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, इसका उत्तर करिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर करें। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा था, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रथम संकलना संकलन संकल्पनाकार कहा जाता है। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सही है। सुंदरलाल शर्मा जी के बहुत योगदान रहा है। उन्होंने 1906 में सुमित्रा मंडल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार, विशेषकर दलितों की स्थिति सुधार करना था। एकदम सही बात है। इन्होंने 1936-37 का श्रमिक आंदोलन छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बंगाल नागपुर काटन मिलों के श्रमिकों के द्वारा उनके शोषण के खिलाफ और उनके अधिकारों के लिए चलाया एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। एकदम सही बात है। तो यहाँ देखेंगे तीनों विकल्प क्या हैं? एकदम सही हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, इसका उत्तर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर करें क्या होगा? तो यहाँ पे है जैसे जो बिलासपुर जिला है, इसमें कुल कितने राजस्व गांव हैं? 2241। और इनमें से 250 गांवों में कितना? 250 गांवों में, इसको याद रखना, लाखा बांटा प्रणाली प्रचलित पाई गई है। क्या? लाखा बंटा प्रणाली यहाँ पे पाई जाती है। और पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनी शिलालेख से प्राप्त चलता है। पृथ्वीदेव द्वितीय का शिलालेख का नाम क्या है? कोनी शिलालेख नाम है। इसमें हल का उपयोग भूमि माप और कृषि के लिए किया जाता था। ठीक है। फिर जैसे गज ए सिकंदरी मुगल काल में देखते हैं, वो सल्तनत काल में जरीब जैसी चीज़ें से मापन किया जाता था, तो वैसे यहाँ पे हल से होता था। लक्ष्मण राज द्वितीय के कारुतलाई शिलालेख में एक साथ 8 ब्राह्मणों को एक गांव देने का भी उल्लेख मिलता है। तो लक्ष्मण राज द्वितीय के समय यह भी सही है। तो जो इसका सही उत्तर है वह बी और सी है। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, इसका उत्तर करें क्या होता है? तो यहाँ पे है जैसे जाजल देव के बाद उनके पुत्र रत्नदेव तृतीय के बारे में जानकारी उनके कलचुरी वर्ष 933 के खरौद शिलालेख से मिलता है। तो अब यहाँ पे है कलचुरी शासन जो था उससे संबंधित कौन सा शिलालेख है? तो खरौद शिलालेख है। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? 2 मिनट। किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आप देखेंगे जाजल देव के बाद उनके पुत्र रत्नदेव के बारे में मिलता है। 2 मिनट में। ठीक है। जाजल देव प्रथम अपने पिता पृथ्वीदेव प्रथम के पश्चात लगभग 1095 ईस्वी में रतनपुर का राजा हुआ था।
उनके काल का महत्वपूर्ण शिलालेख जो है वह रतनपुर से प्राप्त हुआ था और रत्नदेव प्रथम के पश्चात उसका पुत्र जो है पृथ्वीदेव प्रथम राजा बना था। तो यह भी सही है, तो ए बी सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब डी है कि पृथ्वी ठीक है, और पृथ्वीदेव प्रथम जो है इनकी प्रथम तिथि रायपुर ताम्रपत्र जो कलचुरी संवत है 821 और वह 1095 है। कितनी है? 1095 है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। 47 का उत्तर करें, क्या होगा? तो आप देखेंगे बीकाजी गोपाल छत्तीसगढ़ के 5वें सूबेदार थे और उनके शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में पिंडारी का आतंक तीव्र हो गया था और फिर पिंडारियों का दमन करने के लिए, याद है ना, अंग्रेजों ने सेना भेजी थी। व्यंकोजी भोसले की मृत्यु के बाद उनके स्थान पे अप्पा जी को छत्तीसगढ़ का मराठा शासक नियुक्त किया गया था और बिलासपुर जिले में स्थित पिंडरा गांव का नाम पिंडारियों के नाम पे रखा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा? ए, बी और सी होगा। ये पिंडारी जो थे मराठा सेना में लड़ाई करते थे और लूट का माल अधिकतर यह प्राप्त करते थे। क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर क्या होगा? अब देखिए, खल्लारी अभिलेख से क्या ज्ञात होता है कि जो देवपाल नामक मोची है, इसने नारायण भगवान का एक मंदिर 1415 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? तो 1415 ईस्वी में बनाया था, न कि 1419 ईस्वी में बनाया था। कौन है? तो देवपाल मोची हैं, याद रखना। 1415 में यह बना रहे हैं। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघुजी ने वहां पे 1740 में नए प्रशासकों को नियुक्त किया था। सरबपुरी राजवंश की स्थापना 5वीं सदी ईस्वी के अंत में दक्षिण कौशल में हुई थी। नल नृपति स्कंद वर्मन के द्वारा जारी पोड़ागढ़ अभिलेख में उनके लिए नलान्यवखस का प्रयोग किया गया था। तो यह सही है, बी सी डी इसका सही उत्तर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे आपको मिलान करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको गलत विकल्प का मिलान करना है। तो जैसे है कि मोदा ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किससे है? तो मोदा ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध जो है राय ताम्रपत्र अभिलेख से है। क्या यह सही है? तो यहाँ पे आपको गलत विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, किसका चुनाव करना है? गलत विकल्प का चुनाव करना है। तो अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख जो है यह रायपुर जो गलत है वह ए इसका शायद गलत होगा। मोदा ताम्रपत्र अभिलेख जो है वह पृथ्वीदेव प्रथम नहीं, रायपुर ताम्रपत्र अभिलेख जो है वह पृथ्वीदेव प्रथम से संबंधित है, उसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 50 है, इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो देखेंगे वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों को पिछले वर्ष की तुलना में 13.07% बढ़ने का अनुमान है, यह सही है। दूसरा है कुल गैर कर प्राप्तियों में गैर कर राजस्व का प्रमुख योगदान कितना है? तो आप बताओगे। वह योगदान जो है प्रमुख योगदान है और वर्ष 2024-25 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों का इसमें योगदान 58.07% अनुमानित है। तो इसको आपको याद रखना है। तो सही उत्तर ए और बी होगा। तो इस तरह से यह सेशन समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है
आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। आपकी यह क्लास बहुत हेल्पफुल निश्चित रूप से आपके लिए रहेगी और ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, रिवाइज करना है, फास्ट तरीके से करना है ना। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। धन्यवाद।